वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विदेश दौरे से 30 अगस्त को लौटेंगे सीएम, बीजेपी करेगी स्वागत। जापान और कोरिया दौरे पर कारोबारियों से मिले शायद, निवेश मिलने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा 30 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। 10 दिनों के जापान प्रवास के बाद वे राजधानी रायपुर लौटेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। रायपुर शहर जिला भाजपा ने इस अवसर को भव्य बनाने के लिए बैठक आयोजित की है। बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने जापान जाकर उद्योग और निवेश की संभावना का अध्ययन किया। उनके अनुभव से प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी। सितंबर माह में लगेगा बड़ा झटका, बिजली बिल में महज 100 यूनिट तक ही मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ के रहवासियों को बीते 6 साल 5 माह से बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर सीधे 50% की छूट मिल रही थी, इसलिए उनका बिल आधा आता था। अब सरकार ने 1 अगस्त से छूट को समाप्त कर दिया है, जिसका असर सितंबर में हाथ में आने वाले बिजली बिल पर देखने को मिलेगा। उपभोक्ताओं को प्रति माह 558 से 1223 रुपये अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने पर सीधे 50% की छूट दी जा रही थी। इस छूट का लाभ कम यूनिट से अधिक यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मिलता था। इसमें 400 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को भी 400 यूनिट तक आधी छूट मिलती थी। रायपुर के नए विधानसभा परिसर में लगेगी बाबा साहेब अम्बेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा। डॉक्टर रमन सिंह ने की अनुशंसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन परिसर में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट से ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की है। छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षक दिल्ली में होंगे सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिलेगा 64 टीचर्स को। राजभवन में राज्यपाल करेंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षक प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया को दिल्ली में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश भर के 64 शिक्षकों को राज्यपाल रामेंद्र का उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान देंगे। यह कार्यक्रम 5 सितंबर को सुबह 11 बजे राजभवन में होगा। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। चयन शिक्षकों की सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दी है। इन सभी शिक्षकों का रिहर्सल 4 सितंबर को होगा। चयनित शिक्षकों को 4 सितंबर को शंकरनगर स्थित राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गेस्ट हाउस में सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। गौमांस बिक्री को लेकर बवाल। प्रदर्शन के दौरान गौरक्षकों पर हमला, 4 युवक घायल। पुलिस हिरासत में गौमांस काटने वाली युवती पर गौमांस बिक्री का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने हंगामा मचाया और कार्रवाई की मांग की। गौमांस काटते हुए युवती का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के उड़ियापारा का है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहल्ले के अन्य लोग भी सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। मोहल्ले वालों ने लाठी डंडे और हथियार लेकर गौरक्षकों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में 4 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के लंबित दावों का भुगतान शुरू। 375 करोड़ की पहली किस्त जारी। छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने विमुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान भी शुरू हो गया है। इससे अस्पताल संचालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की सुचारू संचालन में भी लाभ मिलेगा। बस्तर में 2 दिन भारी बारिश, अब तक 5 की मौत, 200 से ज्यादा मकान ढहे, 15 से ज्यादा पुलिये टूटे, 2196 लोग राहत शिविर में भेजे गए। बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से दंतेवाड़ा जिले में 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। 200 से ज्यादा मकान ढह गए हैं। वायुसेना भी रेस्क्यू पर जुटी है। 2196 लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पनेड़ा के पास नेशनल हाईवे के पास पुल का अप्रोच बह जाने से करीब 20 घंटों तक यात्रा यहाँ पर आवाजाही बंद रही। पुल के दोनों तरफ ट्रक और बसों की लंबी लाइन लग गई। दंतेवाड़ा नगर समेत आसपास के गाँव में कुल करीब 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। बता दें कि दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे संखनी डंकनी नदी का पानी नहीं बह पाया और आसपास के गांव में भारी तबाही मच गई। करीब 53 साल पहले सन 1972 में डंकनी नदी का ऐसा यहाँ पर रौद्र रूप देखने को मिला था।
छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनने पर सियासत गर्म, कांग्रेस कर रही कोर्ट जाने की तैयारी, बीजेपी ने बताया संवैधानिक। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई गई है। अगर इसकी सारी प्रक्रिया पूरी की गई तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि सब संवैधानिक रूप से हुआ है, कांग्रेस कोर्ट जा सकती है, उसका अधिकार है। झोलाछाप डॉक्टरों पर दबी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिकों पर मारा छापा, ठोस कार्रवाई के बजाय सिर्फ नोटिस थमाकर लौटी टीम। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में झोलाछाप डॉक्टरों अवैध क्लिनिकों पर जिला स्वास्थ्य की टीम ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान कई ठिकानों से दवाएं, इंजेक्शन और उपचार के उपकरण मिले, लेकिन ठोस कार्रवाई के बजाय संचालकों को सिर्फ नोटिस थमाकर टीम लौट गई। हाल ही में पिंडरा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक युवक की मौत के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। दिल्ली में वित्त मंत्री से मिली छत्तीसगढ़ चैम्बर की टीम, जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर चैम्बर ने रखी मांगे, निर्मला सीतारमण ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने बीती दिन नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान चैम्बर की ओर से व्यापारियों को हो रही समस्याओं कर प्रणाली से संबंधित मुद्दों को लेकर सुझाव रखे गए। चैम्बर के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने वित्त मंत्री को बताया कि जीएसटी कानून की धारा 71 के तहत अधिकारियों द्वारा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने तुरंत अधिकारियों से जानकारी लेने के निर्देश दिए। क्यूआर कोड लगाने की योजना फेल, अब करोड़ों खर्च कर घरों में डिजिटल नेम प्लेट की बनाई योजना। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाईटेक योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। घरों में क्यूआर कोड लगाने की योजना पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। अब निगम ने घरों में डिजिटल नेम प्लेट लगाने की एक नई पहल की है। इसके लिए करीब 8 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। बिलासपुर में ऑनलाइन टैक्स और अन्य बिलों की वसूली के लिए 2019 में शहर के 98,000 घरों में क्यूआर कोड लगाने का काम शुरू हुआ था। कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिया गया, लेकिन 12,000 घरों में ही क्यूआर लगाए गए और उसके बाद प्रोजेक्ट अचानक बंद हो गया। न तो मोबाइल से स्कैनिंग हो पाई और न ही टैक्स भुगतान में आसानी मिल सकी। निगम हर घर के बाहर डिजिटल नेम प्लेट लगाएगा, जिसमें मकान मालिक का नाम और यूनिक आईडी दर्ज होगी। इस व्यवस्था से ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन और भी आसान बनाने का दावा किया जा रहा है। निगम कमिश्नर का कहना है कि नई डिजिटल नेम प्लेट व्यवस्था से 1.5 लाख से ज्यादा घरों को नई पहचान मिलेगी। लोग आसानी से ऑनलाइन टैक्स जमा कर पाएंगे। भूपेश कैबिनेट में FL10 लाइसेंस को मिली थी मंजूरी, ईओडब्ल्यू चालान में जिक्र, रमन बोले राजनीति का सबसे बड़ा क्राइम बैच बोले 3% कमीशन की जांच कौन करेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से 2 दिन पहले पेश किए गए पूरक चालान में भूपेश कैबिनेट की बैठक का जिक्र है। कैबिनेट में नई लाइसेंस प्रणाली को फरवरी 2020 में स्वीकृति मिली, फिर आदेश भी जारी किया गया। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि शुरू से लेकर अंत तक कांग्रेस सरकार ने सरकारी खजाने में डाका डालने का काम किया है। इसका बड़ा अपराध है कि हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे यहां पर कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 3% कमीशन की जांच कौन करेगा? जांच एजेंसी केवल कांग्रेस के लिए है क्या? बलौदाबाजार में खेत में सिंचाई के लिए नहीं पानी, 50 गांव के किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। विधायक ने सिंचाई विभाग की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। बलौदाबाजार के कसडोल विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई की समस्या गहरा गई है। टेल एरिया के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इस मुद्दे पर विधायक संदीप साहू के नेतृत्व में 50 गांव के 300 से अधिक किसान अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कलेक्टर दीपक सोनी के कार्यालय में नहीं होने के कारण किसानों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। विधायक संदीप साहू ने सिंचाई विभाग की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग के पास न तो पर्याप्त कर्मचारी है और न ही वे टेल एरिया तक पानी पहुंचाने में सक्षम है। सर्किट हाउस में हुई बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों ने 5 दिन में टेल एरिया तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। 120 गांव में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, इन परियोजनाओं के कारण किसानों को हो रही दिक्कत। राजधानी और आसपास के 120 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री और बटांकन पर रोक लगा दी गई है। 5 प्रोजेक्टों को निर्माण के लिए लगी रोक की वजह से तकरीबन 3000 से ज्यादा किसान अपनी जमीन न तो बेच पा रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं। करीब 2 महीने से यह रोक प्रभावी है। इसके चलते ग्रामीणों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि शासन के परिपत्र के अनुसार किसी भी विभाग को प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र मिलते ही खरीदी बिक्री रोकना अनिवार्य है। इसी कड़ी में अब तक 5 बड़े प्रोजेक्ट सामने आए हैं। बस्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली हालात की जानकारी।
बस्तर संभाग के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का आलम यह कि हाईवे तक पानी में डूब गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित इलाकों के कलेक्टरों से चर्चा की। इसी कड़ी में सीएम ने दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर कुणाल दुधावत से भी बातचीत की। कलेक्टर ने सीएम को बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव के कामों का ब्यौरा दिया। सीएम ने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छूटे। भूया ऐप हैकिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में फर्जी खसरा बनाकर लिया था 36 लाख का लोन, दूसरे की तलाश जारी। दुर्ग जिले में भूया ऐप हैकिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी ने सरकारी भूया सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर फर्जी तरीके से यहां पर खसरे तैयार किए, फिर इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 36 लाख रुपए का लोन निकाला। यह मामला नंदनी थाना क्षेत्र का है। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तनवर ने बताया कि आरोपी दीनूराम यादव और एस राम बंजारे ने पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछोटी और बुरमुंदा के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। मूल खसरा नंबरों में बदलाव कर नए खसरे बनाए गए। इन दस्तावेजों को असली दिखाकर बैंक से लोन हासिल किया गया। कांग्रेस के मंच से पीएम पर अभद्र टिप्पणी। सीएम साहब बोले, यह भारत की आत्मा पर चोट। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी टिप्पणी को भारत की आत्मा पर चोट बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर आघात नहीं है, यह पूरे भारत की आत्मा और संस्कृति पर चोट है। प्रधानमंत्री जी का जीवन हर यहाँ पर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। एक साधारण परिवार से निकलकर मां के संघर्षों और संस्कारों से गढ़ा हुआ पुत्र आज राष्ट्र सेवा में पूरी निष्ठा से समर्पित है और विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का अपमान वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है। बिहार की जनता निश्चित ही इस तरह की ओछी और नकारात्मक राजनीति को नकारेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। जेल में एचआईवी हुआ, 30 से ज्यादा मंदिरों में डाका डाला, बोला भगवान को दोषी मानकर की चोरी, पहले प्रणाम करता, हाथ जोड़कर बाहर निकलता। दुर्ग जिले में 30 से ज्यादा मंदिरों में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शख्स केवल मंदिरों को ही निशाना बनाता था। इसकी वजह सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने बताया कि 2011-12 में मारपीट के मामले में वह जेल में था। इस दौरान वह यहां पर एचआईवी से संक्रमित हो गया। इसके लिए उसने भगवान को जिम्मेदार माना। जेल से छूटने के बाद उसने मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दिया। इन 10 सालों में उसने दुर्ग भिलाई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों को 30 से ज्यादा मंदिरों के ताले तोड़े। इस दौरान चोरी करने से पहले वह भगवान को प्रणाम करता था, फिर चोरी के बाद हाथ जोड़कर बाहर निकलता। आरोपी कभी भी यहाँ पर सोने चांदी या गहने नहीं चुराता था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गरियाबंद में जहरीले सांपों की निकाली गई शोभा यात्रा। ऋषि पंचमी पर अनोखी परंपरा, सांवरा समाज ने पूजन के बाद जंगल में छोड़ा। गरियाबंद जिले में ऋषि पंचमी पर एक अनूठी परंपरा निभाई गई। देवरी गांव में जहरीले सांपों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आसपास के गांव से हजारों श्रद्धालु जुटे। परंपरा के अनुसार ग्रामीण घरों और खेतों में मिलने वाले जहरीले सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। इन सांपों की पूजा अर्चना की जाती है और फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है। यात्रा के दौरान लोग जगह जगह पूजा करते हैं। इसके बाद सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। गांव में शामराव गुरु पाठशाला इस परंपरा का मुख्य केंद्र है। यहाँ युवाओं को सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ना और उनका संरक्षण करना सिखाया जाता है। हिर्री थानेदार सस्पेंड। तीजा के दिन तीजहारिनों से अवैध वसूली का आरोप, एसपी ने लिया एक्शन। बिलासपुर जिले में तीजहारिन बहनों से अवैध वसूली का मामला सामने आया था। तीजा पर्व में वाहनों की चेकिंग के दौरान तीजहारिन बहनों से वसूली का आरोप टीआई पर लगा था, जिसके बाद एसएसपी ने हिर्री थाना प्रभारी अवधेश पासवान को सस्पेंड कर दिया है। उदंती से तनंदी टाइगर रिजर्व से सागौन की तस्करी। धमतरी में पिकअप में भरकर उड़ीसा ले जा रहे थे लकड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व से सागौन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर चेक पोस्ट में एक पिकअप को रोका। वाहन में सागौन की लकड़ी भरी हुई थी। जांच में पता चला कि लकड़ी को उड़ीसा ले जाया जा रहा था। वन विभाग ने मिली सूचना के आधार पर उड़ीसा के सोनपुर गाँव में 4 घरों पर छापेमारी की। यहाँ से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया है। जब्त की गई लकड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए आकी गई है। कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी फरार है। जिला अस्पताल में निजी अस्पताल के दलाल सक्रिय। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना ने लगाया मरीजों का डाटा लीक होने का आरोप।
धमतरी जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का आरोप है कि जिला अस्पताल में निजी अस्पताल के दलाल सक्रिय हैं। अस्पताल से मरीजों का डाटा लीक हो रहा है। कमीशन का खेल चल रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं ने बीते दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जांच समिति बनाकर जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने निजी अस्पताल के PRO जिला अस्पताल में सक्रिय रहते हैं। एकलव्य स्कूल की छात्राओं से बैड टच, म्यूजिक टीचर गिरफ्तार। बलरामपुर में छात्राओं ने की थी सामूहिक शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया FIR। बलरामपुर जिले के कुशमी एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने म्यूजिक टीचर पर बैड टच का आरोप लगाया था। सूचना मिलती प्रशासनिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं के बयान दर्ज किए। अब तक 5 से अधिक छात्राओं ने टीचर की हरकतों की पुष्टि की है। मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुशमी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एकलव्य स्कूल कुशमी के छात्राओं ने म्यूजिक टीचर अभिषेक मिश्रा के खिलाफ बैड टच और छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कुशमी थाना और बलरामपुर कलेक्टर से लिखित शिकायत की थी। सरकारी योजनाओं में लापरवाही, भुगतान निकाला लेकिन काम अधूरे पड़े। जनपद पंचायत गुरूर के CEO बोले जांच होगी। बालोद जिले में सरकारी योजनाओं में भारी लापरवाही सामने आई है। गुरूर ब्लॉक की कई पंचायतों में सरकारी काम अधूरे छोड़कर भुगतान निकाल लेने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। 1.5 साल पहले राशि स्वीकृत और जारी हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य या तो अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हुए हैं। मैनपाट के रिहायशी इलाकों में उत्पात मचा रहे हाथी। टाइगर पॉइंट और आसपास के इलाकों में डटे घरों को भी तोड़ा। आतंक के साए में ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट में करीब 13 हाथियों का दल लंबे समय से इस इलाके में उत्पात मचा रहा है। अब ये दल 2 समूह में बढ़ चुका है, जिसमें से एक समूह टाइगर पॉइंट और ब्लॉक मुख्यालय नर्मदापुर के आसपास डेरा डाले हुए हैं। बीती रात हाथियों ने नर्मदापुर में एक घर को तहस नहस कर दिया। लगातार हो रहे हमलों से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और रात भर जाकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। मैनपाट में लंबे समय से डेरा जमाए हुए 13 हाथियों का झुंड अब 2 हिस्सों में बंटकर इलाके में घूम रहा है। इनमें से 7 हाथियों का दल ब्लॉक मुख्यालय नर्मदापुर और उसके आसपास के इलाकों में डटा हुआ है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।